नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 8 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। जयराम बोले, अनदेखी से इलाज को तरसी जनता, प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल से बढ़ी दिक्कतें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर नाकाम हो चुकी है। जनहित इस सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं। 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है। डॉक्टर अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। इसके कारण ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अब डॉक्टर अपने काम का पूर्ण तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार और डॉक्टरों की इस लड़ाई में आम जनता पिस रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की उपेक्षा विपक्ष को स्वीकार नहीं है। सरकार चाहे जो भी रास्ता निकाले, लेकिन प्रदेश के आम लोगों को, इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार जल्द इस समस्या का हल निकाले। जयराम ठाकुर गुरुवार को कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फागू में त्रिदेव और पंच परमेश्वर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से यह आह्वान किया कि अगर देश की विकास की गति को इसी तरह से आगे बढ़ाना है, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त एक सशक्त भारत का निर्माण करना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। चिंतपूर्णी धाम को प्रसाद योजना में शामिल कर वहां पर 25 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस मौके पर उनके साथ शिमला जिला प्रभारी डा राजीव सैजल, विधायक बलबीर वर्मा, इंद्र सिंह गांधी, डा जनकराज, लोकेंद्र कुमार, दीपराज, जिलाध्यक्ष शिमला प्रेम ठाकुर, रूपा शर्मा, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा विनती शर्मा, मंडल प्रभारी अमर ठाकुर, मंडल अध्यक्ष भरत भूषण समेत अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपार जनसमर्थन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के लोगों का अपार जनसमर्थन मिल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के लोग किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखने के लिए इतने उत्सुक हैं। समाचार नंबर 2। कांग्रेस से अब तक छिटके 3 कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा चुनाव के बाद शून्य हो गई संगठनात्मक गतिविधियां। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का सेतु बांधने वाले 3 पिलर छिटक चुके हैं। साथ ही राज्यसभा चुनाव के बाद से संगठनात्मक गतिविधियां भी शून्य हो गई हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान ने एक लंबी चौड़ी कार्यकारिणी बनाई थी और इसमें 4 कार्यकारी अध्यक्ष रणनीतिक तौर पर शामिल किए थे। इनमें होली लॉज के सबसे करीबी हर्ष महाजन और राजेंद्र राणा का नाम शामिल था, जबकि कांगड़ा से पवन काजल और सिरमौर से विनय कुमार को भी कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। विधानसभा चुनाव के बीच हर्ष महाजन और पवन काजल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। दोनों नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि इनमें से पवन काजल ने भाजपा की टिकट पर कांगड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा, जबकि हर्ष महाजन सभी राजनीतिक गतिविधियों को विराम लगाकर चुनाव के दौरान ही किनारे हो गए थे। अब राजेंद्र राणा कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए यह तीसरा बड़ा झटका है।
अब कांग्रेस संगठन के पास विनय कुमार इकलौते कार्यकारी अध्यक्ष बचे हैं। राज्यसभा चुनाव में करारी हार के बाद संगठन के तौर पर भी कांग्रेस अभी उभर नहीं पा रही है। राज्यसभा के इस घटनाक्रम के बाद बीते 10 दिन में कांग्रेस संगठन की कोई भी बैठक नहीं हो पाई है। न ही इस अवधि के दौरान हाईकमान ने किसी बड़े नेता को हिमाचल भेजा है। बीते 10 दिन के दौरान प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी संगठनात्मक तौर पर कोई बैठक अभी तक नहीं ली है। भले ही विक्रमादित्य सिंह सक्रिय हैं और पार्टी हाईकमान और बागियों के बीच पुल बांधने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन प्रतिभा सिंह की मीडिया से भी लगातार दूरी बनी हुई है। न कोई रणनीतिकार, न ही पार्टी संगठन। कांग्रेस संगठन में नए रणनीतिकारों की कमी खलने लगी है। देखना यह है कि पार्टी हाईकमान कार्यकारी अध्यक्षों पर नया फैसला लेता है या फिर प्रदेश नेतृत्व की सिफारिश पर तैनाती की जाती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा प्रदेश के हालात की स्थिति साफ करेगा। समाचार नंबर 3। सियासी हलचल दिल्ली किसे देगी तसल्ली, हिमाचल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद राजधानी पर निगाहें। हिमाचल की सर्द फिजाओं में इन दिनों सियासी गर्माहट चरम पर है। राजनीतिक घटनाक्रम भी ऐसा है कि प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों की नजर दिल्ली पर टिकी हुई है। आलम यह है कि सत्तापक्ष हो या बागी विधायकों की बात, सबको दिल्ली के पैगाम का इंतजार है। प्रदेश सरकार के खिलाफ अपने ही विधायकों ने बगावत कर दी है। ऐसे में अब फैसले को लेकर निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। हालांकि इन सभी विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है, लेकिन हाईकमान अंदर खाते डैमेज कंट्रोल करने में जुटा हुआ है, तो बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इसी के साथ बात विपक्ष की करें तो भाजपा भी पूरे घटनाक्रम पर नजरें गड़ाए हुए है। आगे की रणनीति पर किस तरह से आगे बढ़ा है, इसका पैगाम भी दिल्ली से जारी होना है, तो प्रदेश के लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस हाई कमान के फैसले का इंतजार है, यानी हिमाचल को दिल्ली के पैगाम का ही इंतजार है। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली का पैगाम किसके लिए खुशखबरी लेकर आता है और किसके लिए गम। वहीं बागियों के समर्थकों व अधिकारियों को हटाने के बाद भी कई तरह की सियासी चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। बदले सियासी हालात के बाद बागियों के विधानसभा क्षेत्रों में दूसरी पंक्ति के नेताओं की सक्रियता भी अचानक बढ़ गई है। खास तौर पर कर्मचारी व अधिकारी वर्ग इस बात से परेशान है कि जिस तरह एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों का दौर शुरू हुआ है, वह कईयों पर लागू हो सकता है। इन बदले हालात के बीच यह अलग तरह का माहौल देखा जा रहा है। समाचार नंबर 4। कुल्लू में आग ने स्वाह किया मकान, खराहल के देवधार में भड़धी चिंगारी ने राख किए कमरे, 15 लाख का नुकसान। जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ सटी खराहल घाटी के देवधार में एक मकान में अचानक लगी आग ने आलीशान मकान की ऊपरी मंजिल के 2 कमरों को राख कर दिया। वहीं आग की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग की घटना गुरुवार दोपहर बाद घटी है। आग की लपटें उठते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और क्षेत्रवासी आग बुझाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। यही नहीं, इसकी सूचना अग्निशमन केंद्र कुल्लू को दी गई। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पा लिया गया और घर की अन्य मंजिलों को जलने से बचा गया, लेकिन 3 मंजिला भवन की ऊपरी मंजिल के कमरों के साथ साथ सीलिंग और अन्य नुकसान प्रभावित परिवार को हुआ है। अग्निशमन केंद्र कुल्लू में फायर ऑफिसर प्रेम भारद्वाज ने कहा कि गुरुवार दोपहर के समय रामशिला स्थित देवधार में एक मकान में आग लगी।
सूचना मिलते ही अग्निशमन केंद्र से वाहन लेकर वे कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। विभाग के कर्मचारियों क्षेत्रवासियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि देवधार में 3 मंजिला मकान में आग लगी थी। तीसरी मंजिल के 2 कमरे और सीलिंग के साथ जल गए। उन्होंने बताया कि इस आग की घटना में 15 लाख का नुकसान हुआ है। 1 करोड़ के आसपास की संपत्ति को कड़ी मशक्कत के साथ बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह मकान अनिल कायस्था पुत्र जीत राम कायस्था का है। समाचार नंबर 5। स्पीति में 160 सैलानी रेस्क्यू। बर्फबारी के कारण गांवों में फंसे थे पर्यटक, पुलिस टीम ने निकाले। पिछले दिनों लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी के कारण सभी सड़कें अवरुद्ध हो जाने से स्पीति में कई सैलानी फंस गए थे, जबकि बर्फबारी के कारण पूरी स्पीति घाटी में बिजली और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बाधित है, जिस कारण स्पीति में फंसे पर्यटकों का उनके परिवारजनों से संपर्क नहीं हो रहा था, जिस पर पुलिस थाना काजा की टीम द्वारा घाटी के विभिन्न इलाकों पर जाकर फंसे हुए पर्यटकों के बारे में पता लगाया गया। एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि सैटेलाइट फोन द्वारा उनके परिवारजनों से संपर्क करवाकर खैर खबर पहुंचाई गई। बताया कि बीआरओ की मदद से काजा से पूह किन्नौर तक 4x4 वाहनों के लिए सड़क बहाल कर दी है, लिहाजा 5 मई से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। मयंक चौधरी ने बताया कि गुरुवार तक कुल 35 वाहनों में 160 पर्यटक काजा से किन्नौर की तरफ निकाले गए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क खुलने के बावजूद कुछ पर्यटक अभी भी स्पीति घाटी में अपनी इच्छा से रुके हुए हैं। मयंक चौधरी ने आम जनता व पर्यटकों से पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है तथा भविष्य में मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही प्रशासन व जिला पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। समाचार नंबर 6। शिक्षा विभाग ने रोड सेफ्टी पर मांगा ब्यौरा। स्कूलों कॉलेजों को 15 तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजने के निर्देश। प्रदेश में स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में रोड सेफ्टी क्लब के तहत कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई गई है, इसकी जानकारी शिक्षा विभाग ने मांगी है। 15 मार्च तक का समय इसमें तय किया गया है, जिसमें सभी शिक्षण संस्थानों को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होगा। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि इसमें कौन कौन सी गतिविधियां करवाई गई है। गौर रहे कि रोड सेफ्टी क्लब के लिए हर स्कूल को शिक्षा विभाग की ओर से 15,000, जबकि कॉलेजों को 30,000 दिया गया है। ऐसे में किस मद में कितनी राशि खर्च हुई है, इसकी पूरी जानकारी मांगी गई है। उच्च शिक्षा निदेशक डा अमरजीत शर्मा की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं। इस राशि का उपयोग निबंध लेखन, पोस्टर बनाने, पेंटिंग, स्लोगन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके सड़क सुरक्षा और यातायात संकेतों के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाना था। इसके अलावा कॉलेजों और स्कूलों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत और पैनल चर्चा करने, भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना था। इस दौरान विद्यार्थियों को सुरक्षित ड्राइविंग के उपायों पर बताने को भी कहा गया है। विभाग ने सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य को भी भेजने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल में ही सड़क सुरक्षा का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। स्कूल बस, टेम्पो ट्रैवलर, वैन सहित अन्य वाहनों में ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इस पर शिक्षा विभाग भी नजर रखेगा। स्कूल बसों की करें प्रॉपर चेकिंग। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में उपनिदेशक को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि स्कूल बसों की प्रॉपर चेकिंग करें। बसों में सीसीटीवी कैमरा व जीपीएस लगाना भी अनिवार्य किया है।
शिक्षण संस्थानों से मिली पूरी जानकारी विभाग द्वारा परिवहन विभाग को भी भेजी जाएगी। समाचार नंबर 7। अरनी विश्वविद्यालय पहुंचे बब्बू मान, बेहतरीन प्रस्तुति देकर जीता सबका दिल। अरनी विश्वविद्यालय में गुरुवार को बहुप्रतीक्षित वार्षिक उत्सव परिवर्तन 3.0 का आयोजन किया गया। वार्षिक समारोह परिवर्तन 3.0 में छात्रों एवं दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए देश के जाने माने दिग्गज कलाकार अपनी लाइव प्रस्तुति देने के लिए अरनी विश्वविद्यालय में आए, जिसमें प्रमुख रूप से जाने माने पंजाबी गायक एवं कलाकार बब्बू मान रहे। उसके साथ ही अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए जादूगर करण सिंह एवं पहाड़ी गायक इंशात भारद्वाज ने भी अपनी कला को प्रस्तुत करके लोगों का मनोरंजन किया। परिवर्तन 3.0 का शुभारंभ विभिन्न प्रांतों से शिक्षा के लिए आए हुए छात्र एवं छात्राएं अपने अपने प्रांतों की लोक कला का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात 6 बजे से देश के जाने माने दिग्गज पंजाबी गायक एवं कलाकार बब्बू मान ने अपने गानों से आए हुए लगभग 20,000 से ज्यादा दर्शकों का मनोरंजन किया। इसके पश्चात विवेक सिंह, चांसलर, अरनी विश्वविद्यालय ने कांगड़ी धाम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर विवेक सिंह, चांसलर, अरनी विश्वविद्यालय ने बताया कि वार्षिक उत्सव परिवर्तन 3.0 अरनी विश्वविद्यालय गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी छात्रों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रही है एवं भविष्य में भी इसी प्रकार से हिमाचल की प्रतिमा को मंच प्रदान करती रहेगी। इस उत्सव में आए सभी प्रदेशवासियों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पर धन्यवाद किया। समाचार नंबर 8। भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर के बोल, 1,500 रुपए पर महिलाओं को ठगने की तैयारी। भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि वर्तमान सरकार एक बार फिर प्रदेश की 22 लाख महिलाओं के साथ धोखा करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बोला था कि पहली कैबिनेट में प्रदेश की सभी बहनों को 1,500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे, पर 15 महीने हो गए हैं, प्रत्येक बहन के 22,500 कहाँ हैं? अगर हम देखें तो प्रदेश की 22 लाख बहनों को 1,500 रुपए के हिसाब से प्रत्येक महीने 330 करोड़ देने होंगे, पर इन्होंने तो पूरे साल का बजट 887 करोड़ ही स्वीकृत किया। क्या यह हिमाचल प्रदेश की बहनों के साथ धोखा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी 1,500 रुपए देने की स्कीम की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है। उसके बाद इस मामले में लोगों के बीच जाएगी। राकेश शर्मा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल को केंद्र सरकार से खुलकर मदद हो रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को कोसते रहते हैं। राकेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल में साल के अंत तक 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे या निर्माणाधीन होंगे। यह ऐलान केंद्र मंत्री गडकरी केंद्रीय ने हमीरपुर में किया है। केंद्र सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है, पर जितना भी पैसा केंद्र से हिमाचल प्रदेश को आए, हिमाचल प्रदेश की सरकार कभी भी केंद्र का धन्यवाद नहीं करती है। राकेश शर्मा ने कहा कि गडकरी से जो कुछ मांगा हिमाचल को दिया। उन्होंने राज्य में सड़कों का जाल बिछाया है, जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया, वो पिछले 10 सालों में हुआ। सड़कों की लंबाई 96,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि 3,000 करोड़ की सड़कों का हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में शिलान्यास किया गया है। समाचार नंबर 9। SJVN को लेटर ऑफ अवार्ड, 1,352 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सम्मान, 7,436 करोड़ रुपए होगा निवेश। SJVN ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से विकसित की जाने वाली 1,352 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अवार्ड्स प्राप्त किए।
लेटर ऑफ अवार्ड मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एसजेवीएन के निदेशक अखिलेश्वर सिंह और एसजीएल के सीईओ अजय सिंह की उपस्थिति में प्राप्त किए गए। इस अवसर पर राज्य के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति और एमएसईडीसीएल और एसजीएल के अधिकारी भी उपस्थित रहे। एसजेवीएन की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गीता कपूर ने बताया कि 1352 मेगावाट की ये परियोजनाएं महाराष्ट्र के नासिक, सोलापुर, अहमदनगर और पुणे जिलों में विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत विकसित की जाएंगी। ये परियोजनाएं एसजीएल द्वारा एमएसईबी एग्रो पावर लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा जारी निविदा में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से हासिल की गई हैं। निविदा की कुल क्षमता 7000 मेगावाट थी और एसजीएल ने 1500 मेगावाट, राउंड 1 में 500 मेगावाट और राउंड 2 में 1000 मेगावाट के लिए हिस्सा लिया। उक्त योजना पीएम कुसुम योजना के कॉम्पोनेंट सी के अंतर्गत भारत में सबसे बड़ी फीडर लेवल सोलराइजेशन योजना के कार्यान्वयन के लिए आरंभ की गई है। 1352 मेगावाट की इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकासार्थ कुल निवेश लगभग 7436 करोड़ रुपए होगा। यह पीएम कुसुम योजना को एसजीएल का प्रथम योगदान होगा। उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं अधिकतम 30% तक की परियोजना लागत के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता हेतु पात्र होंगी। कंपनी वर्ष 2030 तक 25,000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 50,000 मेगावाट के अपने साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्रता से प्रगति पर है। यह साझा विजन वर्ष 2030 तक गैरजीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% ऊर्जा उत्पादन करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया है। समाचार नंबर 10। राज्य में हिमस्खलन का खतरा बरकरार, 72 घंटे साफ रहेगा मौसम, कुकुसमेरी कल्पा का माइनस में तापमान। प्रदेश में आगामी 72 घंटे के लिए मौसम के साफ बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अब 11 मार्च से बदलाव की संभावना जताई है। हालांकि साफ मौसम के बावजूद 3 जिलों में हिमस्खलन की संभावना जताई गई है। चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हिमस्खलन की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने संबंधित जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने और बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में आवाजाही न करने देने की भी बात कही है। मौसम साफ होने के साथ ही प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी हल्का सुधार देखने को मिल रहा है। अब महज 2 ही शहर ऐसे हैं जिनमें तापमान माइनस में चल रहा है। कुकुसमेरी में -6.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है, जबकि कल्पा में -1.6 डिग्री तापमान चल रहा है। प्रदेश के अन्य शहरों में शिमला 4.1 डिग्री, सोलन में 5 डिग्री, ऊना में 6.5 डिग्री, मंडी में 7.3 डिग्री, धर्मशाला में 8.3 डिग्री, नाहन में 8.9 डिग्री और चंबा में 9.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का फेरबदल देखने को मिल रहा है। प्रदेश में ऊना में सबसे ज्यादा 26.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है, जबकि कुकुसमेरी में दिन का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जो प्रदेश में दूसरे शहरों के मुकाबले सबसे कम है। भरमौर में 4 दिन बाद वाहनों की आवाजाही बहाल। भरमौर मूसलाधार बारिश के चलते जगह-जगह भूस्खलन और सड़क धंसने से बंद पड़े भरमौर नेशनल हाईवे पर करीब 4 दिनों के बाद वाहनों की आवाजाही आरंभ हो गई है। इससे उपमंडल मुख्यालय भरमौर के लिए गुरुवार से बस सेवा भी आरंभ हो गई है। नतीजतन क्षेत्र के लोगों को भी एक बड़ी राहत मिल गई है।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश के कारण चंबा भरमौर नेशनल हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके चलते 4 दिनों से एनएच पर वाहनों की आवाजाही बंद पड़ी हुई थी। समाचार नंबर 11। हिमाचल केंद्र को भेजेगा नुकसान की रिपोर्ट, एसईओसी ने सौंपा आंकड़ा। बारिश बर्फबारी हादसों से करोड़ों की चपत। प्रदेश में गत एक हफ्ते से बदले मौसम के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र एसईओसी ने अलग अलग जिलों से जुटाए इन आंकड़ों को राज्य सरकार के सुपुर्द किया है और आगामी दिनों में नुकसान की यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में 2 करोड़ 16 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इस नुकसान में पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति और बिजली बोर्ड को हुआ नुकसान शामिल नहीं है। प्रदेश में बीते एक सप्ताह में 16 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। इनमें 9 लोगों की मौत पहाड़ी से पत्थर लगने या खाई में गिरने की वजह से हुई है, जबकि 7 लोग अलग अलग सड़क हादसों की वजह से मारे गए हैं। सबसे ज्यादा मौतें सोलन जिला में हुई हैं। यहां अलग अलग हादसों का शिकार होने की वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा शिमला और सिरमौर में 3-3, ऊना किन्नौर में 2-2, जबकि बिलासपुर चंबा में एक व्यक्ति की मौत बीते 7 दिनों में हुई है। 28 लोग घायल भी हुए हैं। इन मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के हिसाब से 64 लाख रुपए बांटे गए हैं। प्रदेश में 10 मकान भी भारी बारिश और बर्फबारी की भेंट चढ़े हैं। इनमें 3 पक्के जबकि 7 कच्चे मकान शामिल थे। 11 पेयजल योजनाएं ठप। जल शक्ति विभाग ने बीते 24 घंटे में 16 पेयजल योजनाओं को बहाल किया है। इनमें लाहौल स्पीति में 3 और शिमला में 11 पेयजल योजनाएं अभी भी ठप हैं। लाहौल स्पीति की एक भी पेयजल योजना बहाल नहीं हो पाई है। जल शक्ति विभाग ने पांगी में ठप एक योजना को दोबारा से जोड़ दिया है। शिमला में 15 पेयजल योजनाओं में दोबारा से पानी आ गया है। यह सभी पेयजल योजनाएं बर्फ में दफन थी और लोगों को यहां मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। लाहौल किन्नौर में अंधेरा कायम। लाहौल स्पीति और किन्नौर में बीते 7 दिन से अंधेरा कायम है। अब भी इन दोनों जिलों में 510 ट्रांसफार्मर में बिजली नहीं है। बिजली बोर्ड ने 289 ट्रांसफार्मर ठीक किए हैं। किन्नौर में सबसे ज्यादा 221 ट्रांसफार्मर ठप हैं। एक हफ्ते से दर्जनों इलाके अंधेरे में हैं। गत 24 घंटे के दौरान 21 ट्रांसफार्मर बहाल हो पाए हैं। कल्पा में सबसे खराब हालत बनी हुई है। यहां 121 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। दूसरी ओर लाहौल स्पीति में 212 ट्रांसफार्मर में बिजली नहीं लौटी है। चंबा में भी 75 ट्रांसफार्मर अभी भी बंद हैं। 26 सड़कें बहाल, 383 बाधित। प्रदेश में मौसम सामान्य होने के साथ ही राहत और बचाव कार्य भी तेजी से शुरू किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने सड़कों को बहाल करने का काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को 26 सड़कों को यातायात के लिए खोला गया है, जबकि अब प्रदेश भर में 383 सड़कें बाधित हैं। सबसे बुरे हालात लाहौल स्पीति में बने हुए हैं। लाहौल स्पीति में अभी भी 286 सड़कें बाधित हैं। चंबा में 27, किन्नौर में 33, कुल्लू में 19 और शिमला में 15 सड़कें बाधित हैं। पीडब्ल्यूडी ने बंद पड़ी सड़कों को जल्द बहाल करने की बात कही है। समाचार नंबर 12। चोरी के आरोपी ठेकेदार की जमानत याचिका खारिज।
प्रदेश हाई कोर्ट ने चोरी के आरोपी ठेकेदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ठेकेदार पर जल शक्ति विभाग की सड़क किनारे पड़ी पाइपों की चोरी का आरोप है। पुलिस स्टेशन बैजनाथ में 28 दिसंबर 2023 को दर्ज प्राथमिकी में ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी जल शक्ति विभाग में ठेकेदार का काम करता है। जल शक्ति विभाग पपरोला में तैनात जूनियर इंजीनियर द्वारा दायर की गई शिकायत में बताया गया है कि मझेरना शिव देव मंदिर वाले रास्ते के किनारे 3 पाइप और मझेरना पुल के पास 5 पाइप रखे हुए थे। यह पाइप 23 दिसंबर 2023 को चोरी हो गए थे। जांच के दौरान जेसीबी ऑपरेटर ने बयान दिया कि उसने उक्त पाइप प्रार्थी ठेकेदार के कहने पर रखे थे। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर ने एक और शिकायत देकर बताया कि 12.25 लाख रुपए कीमत की 450 डायामीटर की 20 पाइपें भी चोरी हुई हैं। एक पाइप को पुलिस ने बरामद भी कर लिया। प्रार्थी पर आरोप है कि वह पाइपों की बरामदगी में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। आरोप है कि वह मामले में बनाए गवाहों को प्रभावित कर रहा है। प्रार्थी ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों पर खुद ही पाइपों को गुम करने का आरोप लगाते हुए खुद को बेकसूर बताया था। समाचार नंबर 13। फिर करवट बदलेगा मौसम। हिमाचल समेत इन राज्यों में 11 से 13 मार्च तक होगी बारिश बर्फबारी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 11 से 13 मार्च तक हल्की बारिश और हिमपात होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के आसपास के मैदानी इलाकों में 12 और 13 मार्च को हल्की बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। आईएमडी के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 10 और 12 मार्च की रात के दौरान देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करने के आसार हैं, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और कुछ हिस्सों में छिटपुट मध्यम वर्षा और हिमपात होने का अनुमान है। उत्तराखंड में 10 से 12 मार्च के दौरान छिटपुट बारिश और हिमपात का अनुमान है। आईएमडी ने इस क्षेत्र में 13 और 14 मार्च को हल्की बारिश और हिमपात के साथ अलग अलग स्थानों पर तूफान और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। पंजाब में 12 और 13 मार्च को, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 मार्च को छिटपुट बारिश के आसार हैं। दक्षिण राजस्थान को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 9 और 10 मार्च को 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 7 से 9 मार्च के दौरान ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर, 7 मार्च को गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश होने का अनुमान जताया है। अरुणाचल प्रदेश में 7 मार्च को छिटपुट मध्यम वर्षा और हिमपात के आसार हैं और उसके बाद के अगले 6 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश और हिमपात होने का अनुमान है। रायलसीमा और केरल में 7 मार्च को गर्म और आर्द्र मौसम रहने के आसार हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।